देते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत हो चुकी है चैप्टर प्रोग्रेस के साथ। क्या है बेटा जी, सबसे पहले हमने बल के बारे में सीखा है ना, फिर हमने एफबीडी बनाना सीख लिया। एफबीडी बनाना भी बाकी है, तो हम आज और एफबीडी बनाना सीखेंगे। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय और तृतीय नियम भी सीखेंगे। फिर द्वितीय नियम पर बेटलिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे और बंधी हुई गति एंड दैट इज कंस्ट्रेंट मोशन। चैप्टर में बेटा जी मेन देखा जाए तो यहाँ तक है, उसके बाद तो प्योर प्रैक्टिस है, सारी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी अगर मेन में फ्री बॉडी डायग्राम बना के तुम्हें समीकरण इक्वेशंस बनानी आनी ना, इसलिए मैं पहले ध्यान दे रहा हूँ कि आप फ्री बॉडी सीख जाओ, एफबीडी सीख जाओ। जैसे ही आप एफबीडी सीख जाओगे इक्वेशंस बनाना बहुत आसान है। मैं आपको बता दूंगा कैसे इक्वेशंस बनानी है, कैसे ये वाली कंडीशन, साम्य अवस्था की कंडीशंस लेनी है, क्या चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन चैप्टर है बेटा, इसमें लेवल की कोई था नहीं है। मैकेनिक्स के अंदर आप कितना भी टफ लेवल बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है मैकेनिक्स के अंदर टफनेस की, है ना, कितना भी लेवल तक जाया जा सकता है बेटा जी। तो एफबीडी बनाना सीखना, न्यूटन की गति का प्रथम अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जिसको मैंने एन से दिखाया था, है ना। कैसे लगता है, एक तो सतह के लंबवत लगता है क्योंकि संपर्क बल है ना। दो सतह जब भी संपर्क में आएंगे, चाहे वो धरती के साथ संपर्क में आए, चाहे किसी दूसरे गुटके के साथ संपर्क में आए, अलग अलग डायग्राम हमने सीखे होंगे, आपको मैं बता चुका हूं बेटा जी। खैर, तो संपर्क बल आपको बनाना आता है कि सतह के लंबवत बनाओगे, संपर्क सतह के लंबवत बनाओगे और वस्तु की ओर बनाओगे। एन नाम है, एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ किताबों में आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला, बहुत सिंपल सी कहानी है, अब तो बहुत सिंपल सी कहानी है बेटा। मैंने बोला कि ये m1 है और ये m2 है, तो बताइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो? बोले हाँ सर बना सकते हैं। बेटा m1 जी नीचे की तरफ आएगा और ऊपर की तरफ आ जाएगा n1। अब अभिलंब प्रतिक्रिया, और ये वाली सतह भी तो संपर्क में है, तो बेटा जी ये लगेगा इधर की तरफ, मान लेते हैं n2, खत्म हो गया। m2 के ऊपर का अगर मैं बात करूं तो बेटा जी नीचे तो आ जाएगा m2 जी, ऊपर की तरफ मान लेते हैं n3, क्योंकि n1 n2 यहाँ मान लिया तो यहाँ n3 मान लो, और इधर की तरफ n2 आ जाएगा। समझ में आई क्या यार, ये फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में एक और डाउट चल रहा होगा, वो कॉमन डाउट है, वो आ सकता है। क्या डाउट है मैं बताता हूँ। सर अगर कोई दो वस्तुएं ऐसे रहती है संपर्क में, ये m1 है और ये m2 है, तो सर देखो ना, इसकी तो पूरी वाली सतह संपर्क में है, लेकिन इसकी तो आधी सतह संपर्क में है, तो आधा संपर्क बल आना चाहिए। ऐसा नहीं होता बेटा, चाहे एक कोना ही अड़ रहा होगा ना, अगर मैं बोलूँ बेटा जी ऐसे भी रखा होगा ना, सिर्फ ऐसे भी, कोई वस्तु अगर ऐसे भी रखी होगी ना बेटा जी, ऐसे भी, तब भी बेटा जी संपर्क बल तो ऊपर की तरफ ही बना देना। संपर्क में है इससे मतलब नहीं है, ध्यान रखना। बच्चे बहुत सोचते हैं सर देखिए ना, इतनी सी सतह संपर्क में, इतनी तो है ही नहीं, तो यार आधा पौन ऐसा नहीं निकालते, पूरा पूरा n निकालते हैं, पूरा पूरा n लिखते हैं, सिर्फ संपर्क में होनी चाहिए। तो ये एक कॉमन डाउट है जो बच्चों का आ सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? फिर बेटा जी मैंने एक और बल के बारे में बताया था, मेन तो हमारे को यही पढ़ना था। अब जैसे एक और बल है बेटा जी, दैट इज तनाव बल। क्या बोलते हैं हम इसको? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स हमेशा याद करो, इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। अगर रस्सी का द्रव्यमान नहीं दिया है, रस्सी का द्रव्यमान अगर आपको नहीं दिया है, तो पूरी रस्सी में बेटा जी मतलब द्रव्यमानहीन मानेंगे, और अगर रस्सी द्रव्यमानहीन है तो पूरी रस्सी में एक ही जैसा तनाव होगा, एक रस्सी एक तनाव। लेकिन अगर रस्सी का द्रव्यमान दिया गया है तो बेटा जी ये जो तनाव है ना, रस्सी का द्रव्यमान अगर दिया गया है तो हर बिंदु पर, रस्सी के प्रत्येक बिंदु पर तनाव बल का मान अलग अलग होगा और वो लंबाई के साथ लगातार बदलता जाएगा। शर्त यह है कि रस्सी तनी हुई होनी चाहिए। शर्त क्या है बेटा जी? रस्सी तनी हुई होनी चाहिए, टेंशन तभी आएगा। अगर रस्सी ढीली ढाली है तो रस्सी में कोई टेंशन नहीं है, रस्सी में कोई तनाव नहीं है। इसीलिए अगर एक रस्सी है, एक तनाव है, अगर रस्सी का द्रव्यमान नहीं है तो तनाव बल हमेशा रस्सी के अनुदिश लगेगा, फिक्स है। रस्सी के अनुदिश तनाव बल लगेगा। और शॉर्ट ट्रिक, देसी जुगाड़ आपको बताया, संपर्क बिंदु पर बैठकर बाहर की तरफ छाता खोल दीजिए। संपर्क बिंदु पर बैठिए, छाता खोल दीजिए, तनाव बल की दिशा मिल जाएगी। बहुत आसान काम है बेटा जी। अगर मैं बताऊं बहुत सिंपल सी कहानी है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला कि आपके पास दो ऐसे द्रव्यमान हैं, एक m1 है, एक m2 है, वो रस्सी से सहायता से बंधे हुए हैं, और मैंने इसको F बल से खींचा है, तो बेटा जी जाहिर सी बात है, अगर मुझे m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा तो नीचे की तरफ तो बेटा जी m1 g आ जाएगा, ऊपर की तरफ एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल आ जाएगा n1। अगर मैं m2 के बारे में बात करूं तो बेटा जी नीचे की तरफ m2g, मैं वही कह रहा हूं बेटा, मैं बहुत फास्ट हो जाऊंगा आने वाले समय में, इसीलिए कह रहा हूं एफबीडी में अभी थोड़ा सा तेज हो जाओ। ऊपर की तरफ n2। अब बात करते बेटा जी एक और बल की, वो है रस्सी। ये रही रस्सी। अब रस्सी क्या है? द्रव्यमानहीन है, खिंचाव रहित है, कुछ भी नहीं दिया है तो मान लीजिए द्रव्यमानहीन है। और अगर रस्सी द्रव्यमानहीन है तो बेटा जी एक रस्सी, ये नारा याद रखना, एक रस्सी एक तनाव, वन स्ट्रिंग वन टेंशन। कब? जब रस्सी द्रव्यमानहीन है। अगर रस्सी में द्रव्यमान है तो हर बिंदु पर तनाव का मान अलग होगा। कैसे होगा, कितना होगा, वो मैं आगे सिखाऊंगा। अभी के लिए बस इतना दिमाग में रखो। संपर्क बिंदु पर बैठ जाइए और छाता खोल दीजिए। संपर्क बिंदु पर बैठ जाइए और छाता खोल दीजिए। एक रस्सी है, एक तनाव है, पूरी रस्सी में बेटा जी टी तनाव उत्पन्न हो गया। यस, यही है कॉन्सेप्ट। अब अलग अलग रस्सियां, दो रस्सियां हैं तो दो तनाव बना देना, तीन रस्सियां हैं तो तीन अलग अलग तनाव बना देना। सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस बाकी है बेटा जी। आइए कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल करते हैं बेटा जी। पिछली क्लास में ये सब कहानियां मैंने बता दी थी, लेकिन ये रह गया था। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कहानी को। बेटा जी इसको बोला जाता है घिरनी। क्या बोला जाता है इसको? घिरनी। बेटा जी घिरनी द्रव्यमानहीन है, घिरनी का भी द्रव्यमान नहीं दिया है, तो घिरनी को हम क्या मानेंगे? घिरनी का द्रव्यमान नहीं दिया हो तब घिरनी को द्रव्यमानहीन
मानेंगे, तब घिरनी को द्रव्यमानहीन मानेंगे। अब बेटा जी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। सिस्टम दिया क्या है मैं आपको बता के दिखा देता हूँ बेटा जी। आपको कुछ इस तरह की कहानी दी है, ये घिरनी है। अब कभी कुएं पे गए हो पानी भरने, पहले के जमाने में, अब तो कुएं भी बंद हो गए, लेकिन पहले के जमाने में बेटा जी है ना, कुएं से पानी निकालने के लिए जाते थे तो एक घिरनी लगी रहती थी, चक्कर पहिया, और रस्सी को उस पे ऐसे डालते थे। रस्सी का एक सिरा आपके हाथ में रहता था और दूसरी तरफ बाल्टी लटकी रहती थी जो कि कुएं में जानी है। यार इतनी देसी स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ बेटा, तेरे को कॉमन सेंस से समझ में आ जाना चाहिए। तो बेटा वही वाली फीलिंग आ जाएगी तुझे। तो ये रस्सी पूरी ऐसे लपटी हुई है घिरनी पर, पूरी रस्सी ऐसे घिरनी पर लपेटी हुई है, और ये वाला मैंने बोल दिया कि मान लीजिए ये M2 द्रव्यमान है और ये मैंने मान लिया ये M1 द्रव्यमान है। जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल है, मुझे M1 और M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ये दोनों हवा में लटके हुए हैं, ये दोनों हवा में लटके हुए हैं, कहीं भी किसी भी तरीके से किसी के भी संपर्क में तो नहीं है, ये किसी के भी संपर्क में नहीं है। यार तराजू देखा है क्या तुमने? कुछ ऐसी वाली कहानी नहीं है, तुझे तराजू जैसी फील नहीं आ रही? तराजू जैसी फील, एक पल्ला ये रहा, दूसरा पल्ला ये रहा, ठीक है ना। अब जो पल्ला भारी होगा उधर चला जाएगा पूरा सिस्टम। मान लीजिए M2 भारी है, मान लीजिए M2 द्रव्यमान ज्यादा है तो ये नीचे जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि घिरनी तो घूम सकती है। अरे भाई ओ भाई, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। ये घिरनी है, ये पल्ला भारी है, ये पल्ला हल्का है, तो किधर जाएगा? नीचे जाएगा ना। अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। ये जितने त्वरण से नीचे जाएगा, क्योंकि बल है तो त्वरण है, उतने त्वरण से ये ऊपर जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, दोनों का अलग अलग त्वरण आता है, तो रस्सी टूट जाएगी, तो रस्सी टूट जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज है बेटा जी। तो इसीलिए अगर ये ए त्वरण से नीचे जा रहा है तो इसको भी ए त्वरण से ऊपर जाना ही पड़ेगा, अन्यथा रस्सी टूट जाएगी। बोलो यार, बोलो बेटा जी। तो देख यहाँ पर तुझे समझ में भी आ गया होगा। अगर मैं यदि करके लिखूं, यदि M2 का द्रव्यमान ज्यादा है M1 से, तो द्रव्यमान ज्यादा है तो त्वरण नीचे की तरफ आएगा, त्वरण नीचे की तरफ आएगा। बस मैं तो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि त्वरण कहाँ आएगा, कॉमन सेंस की, वरना मुझे तो सिर्फ और सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम से मतलब है। आजा बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये वाला तेरा M1 है तो नीचे की तरफ तो आ जाएगा M1G। अब नीचे की तरफ M1G आएगा भैया, नीचे की तरफ M1G आएगा। धरती माता तो अपना काम करेगी, चाहे धरती की सतह पे रखा हो चाहे हवा में लटका हो, M1G तो आएगा, पक्की बात है, कोई शक नहीं। या तुझे समझ में नहीं आती बेटा मेरी बातें, है ना? बोलो बेटा। तो ये नीचे की तरफ M1G तो आएगा ही आएगा। और बेटा जी संपर्क बिंदु पर बैठकर बाहर की तरफ छाता खोल दे, संपर्क बिंदु पर बैठकर बाहर की तरफ छाता खोल दे, तो इधर T आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। अब सेम कहानी है बेटा जी M2 की, नीचे की तरफ M2G है, ऊपर की तरफ। अब संपर्क बिंदु पर बैठ जा, चूंकि बेटा एक ही रस्सी है, एक ही रस्सी है, एक ही तनाव है। यार रस्सी का द्रव्यमान नहीं दिया है ना, तो रस्सी को द्रव्यमानहीन मानेंगे, और घिरनी भी द्रव्यमानहीन मान के चल रहे हैं। तो घिरनी का भी द्रव्यमान नहीं है, रस्सी का भी द्रव्यमान नहीं है, तो केवल तेरे पास दो द्रव्यमान है, M1 और M2, उन दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो बेटा जी M1G तो नीचे की तरफ लटका है, इसका भार क्या, बहुत सिंपल है यार। और ऊपर की तरफ तनाव बल, एक रस्सी में तनाव बल, रस्सी के अनुदिश होता है, रस्सी के अनुदिश होता है। संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता खोल दे, तो छाता खोल दिया तो दिशा मिल गई, और पूरी एक ही रस्सी है, ये दो अलग अलग रस्सी नहीं है, एक ही रस्सी। अब कुएं से पानी निकालने जाता है तो रस्सी एक होती है कि दो होती है? सर एक ही तो होती है भाई, वो पूरी रस्सी एक ही है, एक रस्सी एक तनाव। संपर्क बिंदु पर बैठ जा और बाहर की तरफ छाता खोल दे, तो बेटा जी वही कहानी है, छाता खोल दे, ये पूरा की पूरा नीचे की तरफ आ रहा होगा, ये पूरा की पूरा ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अब सिर्फ समीकरण बाकी है, F बराबर m, कहानी खत्म। लेकिन मुझे तो सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं अभी आपको। वैसे अगर आपको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दूं, ये ए त्वरण से नीचे जा रहा है तो ये ए त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो पूरा सिस्टम पता है कैसे जा रहा है? पूरा सिस्टम पता है ऐसे जा रहा है, पूरा सिस्टम ऐसे जा रहा है। कहानी को समझ, पूरा सिस्टम ऐसे ही, M1 वाला ऊपर जा रहा है, M2 वाला नीचे जा रहा है। यार बहुत सिंपल सी कहानी है बेटा, बहुत सिंपल सी कहानी है। तुझे समझ में आ गई तो अच्छी बात है। समझ में आया क्या? तो बेटा जी नीचे की तरफ, तो बेटा जी ऊपर की तरफ जा रहा है, त्वरण ऊपर की तरफ है, जरूर कौन सा बल बढ़ा रहा होगा, जरूर कौन सा बल बढ़ा रहा होगा? तो T, F बराबर m लगा रहा हूं मैं, F बराबर m का प्रयोग करूंगा। देख कैसे कर रहा हूं, अभी के लिए बता देता हूं, हालांकि काम नहीं है, इसको मैं बाद में भी बताऊंगा, लेकिन आइडिया दे ही देते, मजा आ जाएगा। तो बेटा जी कुल बल कितना है? एक बल ऊपर है, एक बल नीचे है, तो T माइनस M1G। क्या ये इस पूरी वस्तु पर लगने वाला नेट बल है? ए बेटा, क्या इस वस्तु पर लगने वाला नेट बल है? T माइनस M1G। अब T ऊपर की तरफ है, M1G नीचे की तरफ है, दोनों बल विपरीत दिशा में है। तुझे समझ में तो आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो दोनों की दोनों बल विपरीत दिशा में है। अगर दोनों बल बेटा जी विपरीत दिशा में है तो माइनस होंगे। त्वरण किधर है? ऊपर है, तो जिस दिशा में त्वरण होता है, ऐसा बोलते हैं ना कि अगर परिणामी बल की दिशा, जिस दिशा में बल होगा उसी दिशा में त्वरण होगा। चूंकि इस पर दो बल लग रहे हैं तो परिणामी बल की दिशा जरूर ऊपर रही होगी। अब परिणामी बल की दिशा ऊपर रही है तभी तो त्वरण ऊपर है। परिणामी बल ऊपर कब आएगा? जब T का मान ज्यादा होगा M1G से, इसीलिए बड़े में से छोटा घटा दिया, T माइनस M1G बराबर M1A। F बराबर m है, तो दिस इज F, द्रव्यमान M1, और कितने त्वरण से जा रहा है? A। यही तेरी समीकरण है, आगे चल के यही समीकरण बनाएंगे। लेकिन ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स, कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैं लेके आऊंगा, अच्छी अच्छी सवाल लेके आऊंगा। अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा बेटा जी, अगर मुझे इसकी समीकरण नंबर 1 बन गई, इसकी समीकरण बनानी है। इस बार ये त्वरण नीचे है तो बल कौन सा बड़ा होगा? M2G माइनस T, नेट बल आ गया बराबर M2, त्वरण तो यही है। इन दोनों समीकरणों को हल करके यहाँ से तू त्वरण का मान निकाल सकता है, T का मान निकाल सकता है। तो रस्सी में कितना तनाव आएगा वो तू कैलकुलेट कर सकता है। ये कितने त्वरण से जा रहा होगा, ये पूरा सिस्टम का त्वरण ज्ञात करना है, पूरे निकाय का त्वरण ज्ञात करना है। तो कर लेगा बेटा जी, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। चलिए बेटा जी एक और सवाल करते हैं, एग्जांपल है, सारे एग्जांपल चल रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, सारे के सारे एग्जांपल हैं बेटा,
करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस का खेल है, इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख रहा हूँ। घबराने की कतई जरूरत नहीं है। अब जैसे कि एक चीज और सुन, अच्छा बेटा उन्होंने यहाँ पर एक T2 और दिया है, T2 और दिया है, क्यों मैं बताता हूँ तुझे, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी तो रस्सी से बना होगा ना, तो यहाँ पर ऐसे ही एक T2 और ले लिया है। वैसे जरूरत तो है नहीं है, बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो नहीं भी बनाओ, कोई बात नहीं, T2 बना दिया है उन्होंने। अब यार यहाँ पर बैठ के नहीं, संपर्क बिंदु पर बैठ के तो रस्सी में तनाव तो T2 इधर ही दिशा में आएगा ना, तो अगर इन्होंने T1 लिया तो इधर T2 ले ले, वैसे नहीं भी मानना चाहे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि यह है, एक घिरनी बना रखी है, घिरनी के एक तरफ M1 लटका रखा है और दूसरी तरफ M2 है और ये M3 है। कहानी स्पष्ट है बेटा जी, ये तेरी घिरनी दे रखी है P, घिरनी का नाम उन्होंने P रख रखा है, और बेटा जी उन्होंने बोल रखा है कि ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है। खैर नीचे ऊपर जाने से अभी मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे समीकरण नहीं बनानी, मुझे केवल फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। आजा बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए क्या करेगा, इन तीनों को अलग अलग बना दे। पहले तूने M1 को अलग बनाया, तो नीचे की तरफ M1 जी, ऊपर की तरफ, अब ध्यान से सुनना बेटा जी, संपर्क बिंदु पर बैठकर ऊपर की तरफ छाता खोल दे। रस्सी देख कितनी है, ध्यान से सुन, मैं तुझे फील करवाता हूँ। ये रस्सी पूरी एक ही रस्सी होगी, ये रस्सी पूरी एक है और ये रस्सी अलग है, तो टोटल 2 रस्सियां हैं। और इसको भी अगर माने तो ये एक और रस्सी हो गई तीसरी, अगर माने तो एक और रस्सी हो गई बेटा तेरी तीसरी। खैर तो बेटा जी संपर्क बिंदु पर बैठकर क्या कर दिया तूने, छाता खोल दिया। संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता, ऐसे ही इसके संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता खोल दिया। ठीक है, तो एक रस्सी है इसीलिए मैंने पहला तनाव T1 मान लिया। बेटा जी ऐसे ही यहाँ पर भी है ना, M2 वाला तो नीचे वाली रस्सी भी है, M2 के तो नीचे की रस्सी है, तो संपर्क बिंदु पर बैठ जा और छाता खोल दे। मान लेते हैं कि सर ये T2 है और इसमें संपर्क बिंदु पर बैठ जा, इसमें संपर्क बिंदु पर बैठ जा और T2 है। खत्म हो गया बेटा, M1 की कहानी खत्म हो गई, ऊपर की तरफ T1 है। ऐसे ही बेटा जी M2 की बात करेगा तो नीचे की तरफ तो आ जाएगा बेटा जी M2 जी, ऊपर की तरफ आ जाएगा T1। खत्म हो गया क्या M2 का फ्री बॉडी डायग्राम? नहीं, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम खत्म हो गया क्या? नहीं बेटा जी, बाकी है। क्या बाकी है M2 के फ्री बॉडी डायग्राम में? आपको मैं बता देता हूं बेटा जी, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम में क्या बाकी है, सुन ले कहानी बेटा जी। M2 के फ्री बॉडी डायग्राम में क्या बाकी है वो सुन अब, है ना। ये हो गया M2। अब देख यार, ये वाला T2 भी तो लग रहा है, ये वाला T2 भी तो लग रहा है, तो बेटा जी इसको T2 को मैं नीचे की तरफ बना दूंगा। हालांकि बनेंगे सारे यहीं से, लेकिन अलग से दिखाने के पीछे पर्पस ये है कि तुझे स्पष्ट रूप से दिख जाए कि चल क्या रहा है। और M3 का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं बेटा जी तीसरे वाले द्रव्यमान का, तो नीचे की तरफ तो M3 जी आ जाएगा और ऊपर की तरफ केवल T2 आएगा। बोल बात समझ में आई क्या? अबे यार नीचे की तरफ M3 आएगा और ऊपर की तरफ T2 आएगा, बात समझ में आई? तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम और ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। तीनों के हिसाब से समीकरण लिख देंगे, जैसा कि उन्होंने बोला है कि ये ऊपर जा रही हैं और ये दोनों नीचे जा रही हैं। अब ये दोनों नीचे तो जा रही है ए त्वरण से, और ये ए त्वरण से ऊपर जा रही है। देखना पूरा सिस्टम, पूरे सिस्टम का, पूरे निकाय का त्वरण ए है। निकाय मतलब सिस्टम। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? बोलो बात समझ में। और अगर इसका भी बनाना चाहे तो इसका बना सकता है, उन्होंने T3 लिखा हुआ है रस्सी में, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है, नहीं भी बनाओ तो भी चलेगा, बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। खैर मैं अभी घिरनी को द्रव्यमानहीन मान के चलता हूँ, तो इसलिए बनाने की जरूरत है नहीं, उन्होंने बना रखा है, कोई बात नहीं, अपन नहीं बनाएंगे। क्लियर है? पहले ये सब चीजें समझो यार तुम चीजें, तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए। तुम्हें जब तक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आएगा, कहानी समझ में आएगी नहीं बेटा जी। क्लियर है क्या? तो अच्छा, ये मैंने सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र से बनाए हैं, लेकिन बेटा जी ये जो T2 मैंने अलग से बनाया ना, ये T2 भी नीचे इसी की दिशा में बनेगा, पर तुझे समझाने के लिए मैंने अलग से बनाया है। बोल बात समझ में आई? बोल बात समझ में आई? एक और एग्जाम्पल मेरे तरफ से ले लो, एक कहानी और बना दो थोड़ी सी, बोलो। चलो ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सवाल बना दूं, थोड़ा सा अच्छा बना दूं सर? बिल्कुल बना दो, ध्यान से सुनना बेटा जी, अच्छा सवाल बनाऊंगा थोड़ा। सॉरी, अभी कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगी बेटा, अभी तो आपने सिर्फ शुरुआत की है, इसलिए कह रहा हूं बेटा, है ना। ये M3 है और तूने एप्पल से खींचा हुआ है। कहानी समझ में आ रही है क्या तुझे? कहानी समझ में आ रही है क्या? मैंने बोला है कि रस्सियां द्रव्यमानहीन है, सभी रस्सियां द्रव्यमानहीन है, सभी रस्सियां द्रव्यमानहीन है, रस्सियां तथा घिरनियां तब M1 M2 M3 का FBD बनाओ, FBD बनाओ। बेटा जी तुझे ऐसे, अभी तो ये बिल्कुल ये माने 10% पे पहुंचाऊं मैं, अभी तो इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आएंगे, सॉरी इतने कॉम्प्लिकेटेड वो आएंगे, तो बेटा जी मुश्किल हो जाता है चीजों को समझना। खैर बेटा जी M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूं मैं, M1 को बाहर की तरफ लिख देते हैं, तुम समझ जाना बेटा जी, है ना। तो नीचे की तरफ तो आ जाएगा बेटा जी M1 जी, किसी को कोई शक? अब बेटा जी ये पूरी रस्सी एक है, कौन सी रस्सी मैं बता देता हूँ, ये पूरी रस्सी एक है, ये एक रस्सी है, इसीलिए एक रस्सी तो एक तनाव। तो बेटा जी यहाँ पर T का मान आएगा,
या T1 मान लेते हैं क्योंकि आगे भी जरूरत पड़ेगी, और इसमें भी T1 का मान है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो एक रस्सी है, एक तनाव है, तो बेटा जी तो ऊपर की तरफ क्या बना देगा? T1 बना देगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? बोलो बेटा। तो यार थोड़ा मुश्किल है, अभी चीज़ों को थोड़ा सा टफ करता जाऊंगा मैं, इसलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और ध्यान से सुनते जाओ। तो बेटा जी नीचे की तरफ M1G आएगा, इसका भार, और संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता खोल दो, तो वही किया मैंने T1। अब अगर मैं M2 का बनाऊं तो बेटा जी नीचे की तरफ तो M2G आ जाएगा और ऊपर की तरफ T1 आ जाएगा। इसमें किसी को कोई शक हो तो मुझसे पूछ सकता है, बिंदास मैं समझा दूंगा। बोलो बेटा बात समझ में आ गई क्या? नीचे की तरफ M1G आएगा, नीचे की तरफ M1G आएगा। अबे बेटा जी बात समझ में आ रही है क्या? बोलो बोलो बेटा। नीचे की तरफ M1G है, ऊपर की तरफ T1 है, संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता खोल दिया, M1 द्रव्यमान है, खत्म हो गई कहानी। त्वरण वर्ण की बात ही नहीं कर रहा, अभी मुझे सवाल में केवल और केवल FVD बनाने को बोला है, तो बेटा जी मैं केवल और केवल FVD बनाऊंगा। क्लियर है? बोलो बेटा। अरे बोल दे बेटा, सुन अब कहानी। अब बेटा जी हाँ M2 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी? M2 की। तो नीचे की तरफ M2G, ऊपर की तरफ T1, नीचे की तरफ M2G और ऊपर की तरफ T1, तो हो गया बेटा जी। अब बात कर लेते हैं M3 वाले की। M3 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है बेटा जी, M3 वाला। तो M3 वाले का कैसे बनाएगा फ्री बॉडी डायग्राम? पहले तो रस्सी पहचान, रस्सी कैसी है। तो बेटा जी यहाँ से लेके पूरी रस्सी एक जैसी है, पूरी रस्सी देखना, ये रस्सी चेंज ही नहीं हुई, पूरी रस्सी एक जैसी है, रस्सी बदली नहीं है, एक रस्सी एक तनाव। अरे यार देखना बेटा जी, एक बार और थोड़ा सा डार्क कर दो इसको, समझ में आ जाना चाहिए यार। देखो फील आएगा ना, जब भी मजा आएगा चीजों को समझने में। ठीक है? तो बेटा जी संपर्क बिंदु पर बैठ जा और बाहर की तरफ छाता खोल दे। रस्सी में इसमें तनाव कितना मानेगा? सर मान लेते हैं इसमें तनाव है T2। तो बेटा जी घिरनी बिंदी का तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं है, तो बेटा जी नीचे की तरफ तो आ जाएगा M3G। अच्छा ये धरती माता के संपर्क में, तो एक और अभिलंब प्रतिक्रिया बल N और मानना पड़ेगा यार, मानना पड़ेगा। सर इधर क्यों नहीं माना? भाई ये थोड़ी ना संपर्क में है, पर वो संपर्क में, इसीलिए कह रहा हूँ एक बल भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक बल भी तेरा छूट गया, तेरा सवाल खत्म हो जाएगा। F बल इधर लग ही रहा है और पीछे की तरफ T2 लग रहा है। खैर बात समझ में आनी चाहिए। दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। ये है बेटा जी तेरा फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने थोड़ा सा अच्छा सा सवाल लिया है और थोड़ा अच्छा सवाल पे चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे, है ना। अभी आनत तल वाले सवाल करवाने हैं, ज्यादा समय लूंगा नहीं, खत्म करेंगे चीजों को। फ्री बॉडी में प्रैक्टिस करो, सवाल दिख जाए फ्री बॉडी, और बाकी की ज्यादातर प्रैक्टिस तो अब मैं समीकरणों के साथ कराऊंगा आपको। ये तो मैंने बेसिक आइडिया दे दिया। अब जब मैं समीकरण करवाऊंगा तो वापस से फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो एक बार और वहां पर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलिए ये सवाल बन गया है ना, चाहो तो सोल्यूशन ये रहा। ठीक है, चलो बन गया, कर लेना। अब बेटा जी एक और एग्जांपल आपको दे रखा है, टेबल दे रखी है, बहुत सिंपल सी कहानी है, देखो समझना पड़ेगा आपको। ये उन्होंने टेबल बना रखी है, ठीक है। यहाँ उन्होंने घिरनी लटका रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, घिरनी ही तो है ना। और इस घिरनी पर एक द्रव्यमान लटका रखा है, M2 द्रव्यमान, और सीधी रस्सी बनाएंगे। इधर की तरफ बेटा जी M1, इसका नाम उन्होंने A रखा है, इसका नाम उन्होंने B रखा है। बहुत सिंपल सी कहानी है, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा जी। एक घिरनी है, क्रॉस ऐसे बनाना चाहे तो बना सकता है, वो डिजाइन है, बस भावना में बहने की जरूरत नहीं है। अरे सर आपने तो ये बनाई नहीं, डिजाइन है बस, और कुछ भी नहीं है। समय बर्बाद नहीं करेंगे। जितनी भी घिरनियां मैं बताऊंगा बेटा जी पी से दिखाते हैं, जनरली घिरनी को हम पी से दिखा देते हैं, ठीक है। पी मतलब होता है पुली, घिरनी को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा जी पुली, इसीलिए घिरनी को हम पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पी से। तो ज्यादातर आपको घिरनियों पर पी दिख जाएगा। पी का मतलब समझ जाना पुली है, पी का मतलब समझ जाना पुली है। खैर बेटा जी अब सीधी सी बात है, ये द्रव्यमान लटका पड़ा है, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस लगा, पूरी रस्सी एक ही है ना। अब पूरी रस्सी एक ही है, एक रस्सी है तो ध्यान से समझ, मैं तेरे को फिर से फील दिलाता हूं। एक रस्सी एक तनाव। बेटा जी क्या बोल रहा हूं? एक रस्सी एक तनाव। अब बेटा जी सुन ले, अब बेटा जी ऑब्वियस ही बात है, ये ए त्वरण से नीचे जाएगा, अगर ये नीचे जा रहा है तो ये आगे जाएगा। सर ये भी तो ऊपर जाना चाहिए, ऊपर कहां से जाएगा? कॉमन सेंस नहीं लगा सकता, जब ये नीचे जाएगा तो ये आगे जाएगा। अब खींचने वाला रस्सी ही तो खींच रही होगी, इसमें बल रस्सी ही तो है जो इसको आगे लेके जाएगा। बहुत सारे बच्चे अब तक वही कॉमन सेंस लगा रहे हैं। कौन सा वाला? कॉमन सेंस चेंज भी करने पड़ते हैं क्या, कि जब ये नीचे जाता है तो पहला वाला ऊपर जाता है। अब चीज बदल गई, चित्र बदल गया, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर थोड़ी ना जाएगा, ये आगे जाएगा। सीधी सी बात है यार। बेटा कहानी समझनी तो पड़ेगी यार, मुश्किल है थोड़ा, लेकिन समझ लोगे, मुझे इतना भी यकीन है। आइए बेटा जी M1 और M2 के फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो दिस इज M1, तो नीचे की तरफ तो आ जाएगा M1। ये मैं सब क्या दिखा रहा हूँ? फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाना क्या होता है? बल, उस वस्तु पर लग रहे बल दिखाने होते हैं, ना कि वो वस्तु किस पर बल लगा रहा है वो दिखाना है। इस वस्तु ने क्या क्या झेला है वो दिखाना है। तो वस्तु पर लग रहे बल दिखाने हैं बेटा जी, कि वस्तु ने किस किस, इस वस्तु पर, मान ले मैं वस्तु हूं, तो मुझ पर कौन कौन बल लगा रहा है आके, वो बल दिखाने हैं तुझे। तो ये M1G हो जाएगा। ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल, यार ये टेबल मान ले तो टेबल की सतह संपर्क में तो है ही है ना, तो N आएगा। और बेटा जी एक और चीज है, संपर्क बिंदु पर बैठ जा और बाहर की तरफ छाता खोल दे। चूंकि एक ही रस्सी है तो एक ही तनाव मान लेते हैं, एक रस्सी एक तनाव। बहुत सुंदर,
बन गया। अब बेटा जी मैं बात कर लेता हूँ M2 का। अभी देखो और कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, अभी एंगल की बात नहीं करी, अभी एंगल्स भी बनाऊंगा, अभी चीजें तो बढ़ेंगी, मुश्किल है तो अभी बढ़ेंगी, ये तो बहुत लल्लू चीज है, हलवा चीज है। ऊपर की तरफ बेटा जी संपर्क बिंदु पर बैठ जा और बाहर की तरफ छाता खोल दे, संपर्क बिंदु पर बैठ जा, बाहर की तरफ छाता खोल दे। एक रस्सी है इसीलिए पूरी रस्सी में एक जैसा तनाव है। रस्सी और घिरनी दोनों द्रव्यमानहीन है, ऐसा हम मान के चलते हैं। रस्सी और घिरनी दोनों द्रव्यमानहीन है, तो एक रस्सी एक तनाव, टी है तो टी है, सीधी सी बात है। रस्सी के अनुदिश लगता है क्या? तनाव बल। तनाव बल हमेशा रस्सी के अनुदिश लगेगा, तो टी का मान इधर आ जाएगा। और कौन सा बल है इस पे? नहीं है। बोलो बेटा बात समझ में आई? ये ए त्वरण से नीचे की तरफ आ रहा है और ये ए त्वरण से आगे की तरफ जा रहा है, तो आगे ले जाने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? टी जिम्मेदार है। पीछे कुछ है क्या? हाँ, अभी इन्हीं में बेटा आगे चल के घर्षण बल भी ऐड कर दूंगा। अभी के लिए मैं क्या मान रहा हूँ, ये सारी सतह चिकनी है, ये जो टेबल पर रखा हुआ है ना ये द्रव्यमान, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये चिकनी सतह है, चिकनी सतह है इसलिए घर्षण बल नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। और बेटा जी अगर यही खुरदरी सतह होती तो फिर वहां पर एक और नया बल ऐड करना पड़ता, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज घर्षण बल। तो चीजें बढ़ेंगी समय के साथ। अभी घर्षण बल का इंट्रोडक्शन करवाना बाकी है, लेकिन वो घर्षण बल में करवाऊंगा। पहले आप बिना घर्षण की चीजों को पढ़ लो, बिना घर्षण की कहानियों को समझना चालू कर दो, और बिना घर्षण के सवाल आएगा नहीं, मैं पहले ही बता देता हूं। तो इसलिए घर्षण बल तो सीखना पड़ेगा। यार तुम्हें समझ में आ रहा है क्या बेटा जी? तो ये M1 है, ये M2 है। बोलो बात समझ में आई क्या? खत्म करो यार, चीजों को निपटाना शुरू करो, मजा आ जाएगा, बता रहा हूँ। खत्म हो गई कहानी। अब इसमें क्या समझाऊं? तो कौन सा बल है आगे की तरफ? सिर्फ टी है, तो नेट बल F। अब किधर जा रहा है? क्षैतिज दिशा में जा रहा है, तो ऊर्ध्वाधर से मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर तुझसे पूछे कि बता n का मान, अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान, तो सीधा सीधा बता दे n बराबर m1g, क्योंकि इसके पास त्वरण तो है नहीं है, ऊपर तो जा नहीं रहा, ये जा तो आगे रहा है, तो ऊपर वाला बराबर नीचे वाला। अब F नेट बराबर 0, तो n माइनस m1g बराबर 0, तो n बराबर m1g। m1 का मान दे देंगे मान लो 1 किलोग्राम, तो 1 इंटू g का मान पता है 10 न्यूटन। आगे अभिलंब प्रतिक्रिया बल कितना? 10 न्यूटन। सवाल कर देंगे ना यार बाद में, अभी तो मैं M1 M2 लेके नहीं डिफाइन कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है ना? बोलो बात समझ में आई क्या? पर वहीं से टीवी का मान निकाल लेंगे। अभी सिर्फ सवालों को तक मैं मतलब समीकरण नहीं बना रहा हूँ। या चलो समीकरण इसकी बना के दिखा दूं क्या? नेट बल क्षैतिज दिशा में कितना? चूंकि क्षैतिज में जा रहा है। अच्छा ऊपर वाला तो बराबर कर दो, तो n बराबर m1g। अगर तुझसे अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान पूछे तो n बराबर m1g। अब बात करते हैं क्षैतिज बल की, तो नेट बल F बराबर कितना मास है? m1। द्रव्यमान कितना, कितने त्वरण से जा रहा है? m1 से। नेक्स्ट समीकरण नंबर 1। अच्छा बेटा जी किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है, तो कौन सा? m2g है। ये क्या भारी होगा? m2g भारी होगा किससे? t से, तो m2g माइनस t बराबर m2a। t का मान कहाँ रख दे? समीकरण नंबर 2 में रख दे। अब टी का मान उठा के वहां रख दे, तो देख कैसे हल होती है चीजें। M2g माइनस, यहीं से चालू हो गया बेटा जी चीजें होना, M2a। तो बेटा जी M2g बराबर M2a प्लस M1a, ए कॉमन ले ले, M2g बटे M1 प्लस M2, त्वरण का मान आ गया देख, M2 बटे M1 प्लस M2 इंटू जी। अब त्वरण का मान आ गया, त्वरण का मान यहाँ रख दे, रस्सी में उत्पन्न तनाव निकाल ले यार, बहुत सिंपल है ना यार। अबे गणित है। त्वरण का मान आ गया, त्वरण का मान यहाँ रख दे, रस्सी में उत्पन्न तनाव बल निकाल ले। खैर चीजें तो अपन धीरे धीरे सीखेंगे, बढ़ती चली जाएंगी चीजें। अभी बेटा जी इंक्लाइन सरफेस वाला ले लेता हूँ, एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा जी? इस तरह की सरफेसेस को बोला जाता है आनत तल। क्या बोला जाता है बेटा जी? आनत तल या नत्तल बोला जाता है। देखो बेटा जी बहुत ज्यादा थ्योरी के चक्कर में नहीं पढ़ रहा मैं, तो सीधा कट्टू कट बात कर रहा हूँ। चित्र बनाया, कॉन्सेप्ट समझ ले। यहीं पर भागना है तो कॉन्सेप्ट के पीछे भागना बच्चे, भागना है तो कॉन्सेप्ट के पीछे भाग। आनत तल होते क्या है? मैं नत्तल बोल दीजिए, आनत तल बोल दीजिए, मैं लिख देता हूँ पूरा। नत्तल बोल दीजिए, आनत तल बोल दीजिए, आनत तल, दोनों में से कुछ भी दिखा जाएगा। और इंग्लिश में अगर मैं बताऊं सॉरी, इंक्लाइन सरफेस या इंक्लाइन प्लेन। बेटा जी ध्यान से सुनना है ना, इंक्लाइन सरफेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी? इंक्लाइन सरफेस की। तो देख इंक्लाइन सरफेस होती क्या है? मान लीजिए तेरी धरातल है, ध्यान से सुनना, ये तेरी जमीन है ना। अभी तेरा गुटका यहां रखा हुआ है, ध्यान से सुनना, m द्रव्यमान। अगर इसको मैं उठा दूं, थीटा डिग्री के कोण से उठा दूं, थीटा डिग्री के कोण से उठा दूं, नहीं समझा बात को? कोई बात नहीं, ऐसे समझ ले, डैश 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 बनाकर। बेटा जी अगर मैं थीटा डिग्री के कोण पर किसी सतह को उठा दूं, तो ये हो जाता है बेटा जी नत्तल। इस तरह की सतह होती है, और यहां पर अब रख दिया मैंने एक गुटका m द्रव्यमान का। तब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम जीत जाएंगे। यस बेटा, कहानी को सुनना पहले, वहां पर बाद में आऊंगा, इस पर बाद में आऊंगा। पहले मैं ये वाली कहानी सुन जाता हूं, इसको थोड़ा सा अच्छा चित्र बनाता हूं। अच्छा चित्र नहीं बना क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा, तो एक देसी एग्जांपल लेके चलता हूं, ध्यान से सुनना बेटा जी, है ना। फिर उसको मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। ये थीटा है और ये धरती है। धरती से इस सतह को कितने कोण पर उठा दिया? थीटा डिग्री के कोण पर उठा दिया, और इसका द्रव्यमान m ले लिया। अब बहुत सारे बच्चे करते क्या है, सुन कहानी को सुनना, मजा आएगा। ऑब्वियस ही बात है, सतह चिकनी है तो ये फिसलेगा, ऑब्वियस ही बात है। सतह चिकनी है तो ये फिसलेगा, ये ऐसे फिसलेगा, नीचे की तरफ फिसलेगा, वो अलग बात है। पहले फ्री बॉडी डायग्राम तो बन जाए, पहले फ्री बॉडी डायग्राम तो बन जाए। ध्यान से सुनना बेटा जी कहानी को। अब देख, जब ये गुटका ऐसे रखा था, कॉमन सेंस बताता हूं जो तुम सोचते हो, और मैं जब तुम्हारा सोच पकड़ लूंगा ना, तुम्हारी सोच गलत प्रूफ कर दूंगा ना, तो तेरे दिमाग में कभी वो आइडिया आएगा ही नहीं। सुन तू क्या सोचेगा, या बच्चे क्या सोचते होंगे जनरली। मैंने बोला कि बेटा जी ये m1 द्रव्यमान है या m द्रव्यमान है,
क्या द्रव्यमान है इसका m। सर इसका m द्रव्यमान है तो नीचे की तरफ mg। मैंने कहा बिल्कुल सही है यार, वाह बढ़िया चीज है। और सर देखिए ना, अब ये सतह संपर्क में है तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल आएगा n। मैंने कहा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सर अब मान लीजिए मुझे इसका बनाना है तो देखिए ना सर, mg यार ऐसे ही तो बनाते थे, देखिए ना सर mg, इसको टेढ़ा कर दो, इसको उठा के टेढ़ा कर दो, तो अब mg तो ऐसे हो जाएगा ना जो तू सोचता है। सर mg तो ऐसे हो जाएगा। अबे यार ऐसे रखा था, जैसा दिखा रखा है ना ऐसे रखा हुआ है। अब तू इसको टेढ़ा कर, तो इसको टेढ़ा कर, क्या कर, इसको तू टेढ़ा कर, तो सर mg तो इधर चला जाएगा। यही गलती कर बैठता है और बच्चे क्या कर बैठते हैं। और देखिए ना सर, अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया बल तक तो ठीक है बेटा जी, लेकिन m ऐसे नहीं लगता। फिर आएंगे बलों के घटक लेना। बेटा जी जीवन में मत करना ये गलती कि mg टेढ़ा हो जाता है। अबे पृथ्वी थोड़ी ना टेढ़ी हो गई है। अबे बेटा जी आज भी ये है क्या, ये पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल है। पृथ्वी ही तो इसको mg से नीचे की तरफ खींच रही है, तो वो तो आज भी पृथ्वी का केंद्र वहीं पर है, केंद्र थोड़ी ना शिफ्ट कर दिया है तुमने, तो mg तो आज भी नीचे की तरफ ही लगेगा बेटा। बात समझना, गणित है, प्योर गणित है। तेरी जितनी अच्छी मैथ्स होगी ना, तेरा उतना अच्छा फिजिक्स हो जाएगा। mg, अब ध्यान से सुन। अच्छा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बारे में तो सही बात है कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल तो हमेशा सतह के लंबवत लगता है। तो जब ऐसी सतह थी तो ऊपर लग रहा था, अब सतह को तूने टेढ़ा कर दिया तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऑटोमेटिक टेढ़ा हो गया। अभिलंब प्रतिक्रिया बल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अभिलंब प्रतिक्रिया बल तो सतह है। अब तूने सतह टेढ़ी कर दी तो मैं क्या करूं, सतह के तो लंबवत आज भी है ना, ये सतह के तो लंबवत आज भी है। ये सतह को तू ऐसे गिरा दे, अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऐसे हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? सुन, फिर से सुन बेटा जी, जब ये कहानी थी तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ था। जब ये कहानी थी तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ था और mg नीचे की तरफ था। अरे यार है ना mg नीचे की तरफ, देख लेना बेटा जी, mg नीचे की तरफ है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ है। अब जब तूने सरफेस को, इस सतह को तूने टेढ़ा किया, इस सतह को तूने टेढ़ा किया, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऐसे हो जाएगा। अरे सतह की, ये रही तेरी सतह, ये छोड़, सतह के लंबवत है ना, तो ये देख सतह के लंबवत है। ऐसे नहीं बनाएगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ये सतह के लंबवत नहीं है, सतह के लंबवत बनानी है भैया जी। अभिलंब प्रतिक्रिया बल की प्रॉपर्टी भूल गए तुम। अब सतह के लंबवत है, ये देख, लेकिन mg के बारे में भूलना नहीं है। mg हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगेगा। तो बेटा जी अब तो कहानी घटकों की आ गई है, कहानी सुनते रहना, फील लेते रहना। अब कहानी घटकों की आ गई है बेटा, तब करना क्या है बेटा जी, अब लेने होते हैं हमें घटक। तो बेटा जी मैं x अक्ष और y अक्ष अब इसको मानूंगा। अबे यार x अक्ष और y अक्ष मैंने नहीं मान लिए, तू सोच। अब बेटा ये थीटा है, ध्यान से सुनना गणित को, ये थीटा है तो ये 90 है, तो ये कितना है, ये कितना है, अबे ये कितना है, ये 90 माइनस थीटा है। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये तो समकोण है, तो ये कितना बचा, ओनली थीटा। अब मैं तुझे रटवा देता हूँ, छोड़, फिर से कॉमन सेंस, फिर से समझाऊंगा। जब तक नहीं भेजे में उतरेगा तब तक समझाता रहूंगा। यार mg तो नीचे लग रहा है ना, mg तो नीचे लग रहा है बेटा जी। मैं चाहता हूँ n के पीछे कोई बल आ जाए, क्योंकि जैसे n के पीछे कोई बल था, तो यार n के अक्ष, अब मैंने नई अक्ष बना ली, मान ले अक्षों का चुनाव तो कैसे भी कर सकता हूँ, मैंने ये मान ली रेफरेंस है। तो तू सोच के देख, पहले mg ऐसे था, अब तूने सतह को उठा दिया, तो mg तो आज भी ऐसे ही है। वो कितने से उठ गया, वो थीटा से उठ गया। फील नहीं ले पा रहा। सुन, ये कहानी थी तेरी, mg कहाँ था, mg कहाँ था, सुन कहानी को क्या है, कहानी को सुन। mg नीचे था और n ऊपर था। अब तूने इसको उठाया तो mg तो अभी भी यही रहेगा, mg तो अभी भी ऐसे रहेगा। n तेरा ऐसा चला गया, तो कितने से उठाया, थीटा से उठाया, तो वहां कितना एंगल शिफ्ट हुआ। जब तूने ऐसे उठाया तो mg कितना एंगल, इधर थीटा ही जाएगा ना। और नहीं तो ज्योमेट्री से सुन ले, कॉमन सेंस नहीं, ये थीटा है तो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा। बेटा जी ये सतह के लंबवत ही तो लगता है n, अबे m, तो ये सतह के लंबवत है, तो यार ये पूरा ही तो है, तो सतह के लंबवत, सतह ये रही लंबवत, ये 90 माइनस थीटा, तो बचा हुआ थीटा। अब बाकी तुम्हारी मैथ है, तुझे कितना समझ में आया, मेरा काम खत्म कर दिया मैंने। बेटा यार समझ में आना चाहिए यार, बेटा बात समझ में आनी चाहिए। आज के बाद मैं बार बार गणित नहीं समझाऊंगा, रट ले, ये थीटा होता है ना तो ये भी थीटा होता है। कारण मैंने तुझे दे दिया, लेकिन मैं बार बार थोड़ी ना ये बताऊंगा कि देख बेटा ये थीटा है तो ये 90, मेरे को तो रटा पड़ा, ये थीटा है, ये थीटा है, खत्म। इसके घटक लेगा। अब तुझे घटक लेने आने चाहिए। तो बेटा जी जिस अक्ष के साथ तोड़ेगा उधर चला जाएगा, थीटा किसके साथ है, इसके साथ है ना, तो इधर हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर चला जाएगा mg sin थीटा। तो n का मान अब mg नहीं, n का मान mg cos थीटा है। n का मान mg नहीं है बेटा, n का मान अब mg cos थीटा है। कहानी समझ में नहीं आई ना, थोड़ी तकलीफ में चला गया, कोई बात नहीं, मत परेशान हो, मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा तेरी कि तुझे ये हलवा लगेंगी चीजें। मत परेशान हो बेटा, सच में मत परेशान हो, ये अंदर ठीक है। ये तो मैंने एक रेफरेंस के लिए ले लिया था, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, अब मैं अगर उस चित्र पे आऊं, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ये फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस वस्तु पर लगने वाले बल n mg cos थीटा mg sin थीटा। तो तू सोच, जब ये नीचे फिसल रहा था तो कौन सा बल है जो इसको फिसला रहा था, mg sin थीटा। अब ये दीवार तोड़ के ऐसे अंदर थोड़ी ना घुस रहा है, तो ये तो संतुलित है आपस में, और तो कोई बल नहीं है ना सर। mg, अबे mg के तो घटक ले लिए ना,
mg के घटक ले चुका हूं, तो अब mg से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को अब सिर्फ mg cos थीटा और mg sin थीटा से। तो ऐसे तो जा नहीं रहा ये गुटका, अब n द्रव्यमान का गुटका, तो n और mg cos थीटा तो बराबर है। अगर अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान पूछे तो n बराबर mg cos थीटा दे देना। तो सोचिए फिसल रहा होगा तो इसको कोई ना कोई तो नीचे लेके गया होगा, और वो mg sin थीटा है। mg sin थीटा बराबर है m से m कट जाएगा, a का वैल्यू g sin थीटा। तो जब भी कोई वस्तु नक तल पे रखी होती है तो वो g sin थीटा से त्वरण से नीचे की तरफ आती है, और थीटा जो भी रखे, थीटा का मान 0 से लेकर 90 तक तो कुछ भी रख दे, इट्स ऑल अप टू यू। बहुत सिंपल यार, थोड़ा सा दिमाग चलाएगा तो चल भी जाएगा, कॉमन सेंस लगेगा। चीजें बदलती जा रही हैं, फिजिक्स थोड़ी बड़ी होती जा रही है, आपको ये एहसास भी होने लग गया होगा। बेटा जी अगर मैं उस डायग्राम पे आऊं इस वाले पर, तो कहानी यही तो दे रखी है बेटा जी, ये m1 है, ये थीटा। पहले इसकी कहानी निपटा दूं, तो ये m1 है ना। अब देखो करना क्या है, करोगे क्या। अच्छा पहले चित्र बना लेता हूं। आप कभी भी जब चित्र बनाओगे ना, है ना, रुको एक बार चित्र बना लेता हूं मैं। m2 है ना, ये घिरनी है, मत घबराओ, ठीक है, ये घिरनी है, ठीक है। तो बेटा जी करना क्या है, इसको देखो ऐसे करना है ना, ऐसे नहीं, ऐसे डैश डैश करके बात करना, थोड़ा ज्यादा सही लगेगा, है ना। यही तो है तेरा थीटा। पहले मैं इसकी कहानी सुलझा रहा हूं। ये कितना द्रव्यमान है, m1, तो नीचे की तरफ, आज भी नीचे की तरफ m1g ही आएगा। m1g इधर मत बना देना, फिर कह रहा हूं मत बना देना, नीचे ही आएगा। तो बेटा जी अभिलंब प्रतिक्रिया बल तो टेढ़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सतह के लंबवत लगता है, इसलिए सतह के लंबवत लगाना जरूरी है। सतह ही टेढ़ी हो गई, सतह ही उठ गई तो ये भी तो उठेगा। बेटा जी अगर ये एंगल थीटा है, आज के बाद नहीं बताऊंगा, ये एंगल थीटा है। बहुत सिंपल सी कहानी है बॉस, बहुत सिंपल सी कहानी है, तेरे ऊपर है तू कैसे चीजों को समझता है। ये एंगल थीटा है, इसके घटक लेना बहुत आसान है बेटा, इसके घटक ले ले, ये आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर m1g cos थीटा, और इधर आ जाएगा m1g sin थीटा। बोलो बात समझ में आई क्या, बोलो बेटा बात समझ में आई क्या, नहीं आई बात समझ में। अच्छा बेटा ये हो गया, रस्सी एक ही है क्या, रस्सी एक ही है क्या, हाँ सर रस्सी तो एक ही है। ओहो सर एक रस्सी एक तनाव, सर संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता खोल दो, तो बेटा पीछे की तरफ एक और बल आएगा, तनाव बल। अरे इस वाले में रस्सी बांधी ही नहीं थी मैंने, इसलिए तनाव नहीं था, लेकिन इसमें तो रस्सी बंधी हुई है। बात समझ में, पता है इसका मैं अच्छा डायग्राम बनाऊं तो तेरे साथ क्या सीन हुआ पता है। देख ये है m1 बेटा जी, ये थीटा है, तो बल देख एक n लग रहा है, एक m1g cos थीटा लग रहा है, इधर की तरफ t लग रहा है, और इधर की तरफ t sin थीटा लग रहा है। बस इतनी कहानी है बेटा, ये 4 बल लग रहे हैं। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ आनत तल, जब कोई वस्तु आनत तल पर रखी है। अच्छा बेटा जी अब इसका m2 का भी बना देता हूँ। ये जो m2 द्रव्यमान तुझे दिख रहा है, ये तो m1 है, ये जो m2 द्रव्यमान तुझे दिख रहा है, यार तुझे समझ में तो आ रही है, चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो रही है, लेकिन तुझे समझना पड़ेगा। m2 नीचे की तरफ आ जाएगा बेटा जी m2g, ऊपर की तरफ अब बेटा जी एक ही रस्सी है, संपर्क बिंदु पर बैठ जा, बाहर की तरफ छाता खोल दे, ऊपर की तरफ t2t। ये तो बहुत सिंपल है ना। अब यार इसके डायग्राम तो बन ही जाएंगे ना, इसका तो बन जाएगा फ्री m2g और t, इसका बनाना था बना लिया। m1g इधर है तो इधर m1g cos थीटा, इधर m1g sin थीटा, ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल, इधर की तरफ t। ले क्या टेंशन है तेरे को इसमें, इस वाले का, ये इसका नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, मैं फिर बता रहा हूँ एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। ले बेटा तब m2 का भी डायग्राम बना दिया और इसका भी बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। कभी तो सिर्फ ये क्या लिख दिया t थोड़ी ना यार, ये m1g है, गलत लिख देता, m1g sin थीटा आएगा, m1g sin थीटा इधर t है, ठीक है। बोलो बात समझ में आई क्या, अरे बोल दे बेटा, कहानी क्लियर है क्या, चलें बेटा आगे, बोलो बेटा चलें आगे, कोई दिक्कत। और अच्छे अच्छे सवाल भी करवाऊंगा बेटा जी। एक और सवाल है आपके पास, ये वाला, कौन सा सवाल है, ध्यान से सुनना बेटा। तो बेटा जी ये जो सवाल है ना, ध्यान से सुनना, इसमें क्या दिया है ना, 2 आनत तल दे रखे हैं, घबराने की जरूरत फिर भी नहीं है, क्योंकि बेटा जी हमने एक आनत तल वाला भी अभी सीख लिया, अब 2 आनत तल दे दिए तो दे दिए यार, उसमें क्या घबराना, दोनों का अलग अलग वीडियो बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना बेटा जी। मैं इस वाले को एक अलग नजरिए से देखूंगा, इस वाले को मैं अलग नजरिए से देखूंगा। कहानी सिंपल है बेटा, इसको एक आनत तल देख, उसको दूसरा आनत तल देख, इसके लिए अल्फा दे रखा है, उसके लिए बीटा दे रखा है, सिंपल सी कहानी है बेटा जी। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आएगा तो बहुत कुछ रह जाएगा। देख कहानी क्या है, जीरा तेरा अल्फा, इस वाले के लिए बात कर रहा हूं, है ना। अच्छा बेटा यहां पर एक ही तो रस्सी है, मैं देखो कलर चेंज करके बना देता हूं। रस्सी कितनी है, एक रस्सी है, क्या है बेटा, एक ही रस्सी है, एक रस्सी है तो एक तनाव, संपर्क बिंदु पर बैठ के छाता खोल दो, क्या, संपर्क बिंदु पर बैठकर छाता खोल दीजिए, ठीक है। एक रस्सी एक तनाव, क्या बोल रहा हूं बेटा, एक रस्सी एक तनाव, है ना। अब ध्यान से, मेरा जो मेन काम है वो m1 के साथ है बेटा जी। ये है आपका m1, नीचे की तरफ हो जाएगा m1g, बोलो यार, और इधर की तरफ हो जाएगा बेटा जी तनाव, रस्सी में उत्पन्न तनाव, बोलो बेटा, है ना। अभिलंब प्रतिक्रिया बल सतह के लंबवत है, ये एंगल कितना होगा सर, अगर ये अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा। m1g के घटक जाएंगे, किसके घटक जाएंगे बेटा, m1g के घटक। और कैसे जाएंगे m1g के घटक, बता सकते हो, यस सर, इधर चला जाएगा बेटा m1g cos अल्फा, और इधर चला जाएगा m1g sin अल्फा। बोलो बात समझ में आई क्या,
m1g cos अल्फा m1g sin अल्फा। बिल्कुल सिंपल बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। मत टेंशन ले बेटा, बस ये घिरनी द्रव्यमान ही मानिए तो ये पूरी जो रस्सी एक है ना, इसमें उत्पन्न तनाव तो एक ही होगा। तो बेटा जी संपर्क बिंदु पर बैठ के तनाव बल, तो यार ये रहा तनाव बल। सिंपल सी बात है यार, हो गया बेटा, कहानी खत्म। अब मैं अगर इसकी बनाऊं बेटा जी, यहीं पर बनाना चाहता हूं ताकि तेरे को थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। एक और द्रव्यमान दे रखा है बेटा, और वो द्रव्यमान m2 है, और इस बार ये एंगल बीटा दे रखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं बेटा, घबराने की जरूरत फिर नहीं है। क्यों बेटा? इधर की तरफ m2g बेटा जी n अभिलंब प्रतिक्रिया बल है ना, इसको n1 नाम दे दो, तो इसको n2 दे दो, क्योंकि दो अलग अलग सतह की हम बात कर रहे हैं, मतलब दो अलग अलग केसेज है। बाद में देखा जाएगा अगर n1 n2 बराबर आते तो वो बात की बात है, पर अभी के लिए तो मान लिया करो बेटा जी। ये हो जाएगा बीटा। अब जैसे यहाँ अल्फा था तो ये अल्फा है, अगर ये बीटा है तो ये बीटा है। थोड़ा सा अच्छा देखे ना, समांतर देखे, ऐसा काम थोड़ा सा करना चाहता हूं मैं, है ना बेटा जी। ये एंगल है बीटा, ये तो है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, है ना। अब इसके घटक लोगे, ले लो घटक, बहुत सिंपल है यार, मत घबराओ, मैं बता रहा हूँ मत घबराओ बिल्कुल भी। सर ये हो जाएगा m2g cos बीटा, और ये हो जाएगा m2g sin बीटा। क्या अभी बाकी है कुछ? हाँ सर, अभी एक और चीज बाकी है, और वो सर रस्सी में उत्पन्न तनाव बल, क्योंकि संपर्क बिंदु पर बैठा है तो तनाव बल तो आएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी कहानी है, लेकिन तुझे समझनी पड़ेगी। एक रस्सी है, एक तनाव है, तू सोच इन दोनों को अगल बगल में रख दे, यही चित्र बन के तेरे सामने आ जाएगा। इन दोनों को तू अगल बगल में रख दे, इसको तू यहाँ रख दे, वही कहानी बनेगी बेटा। अरे वही तो कहानी है, अब क्या घबराना इनसे यार, अब क्या घबराना इनसे, बहुत सिंपल है, कर लोगे, कोई तकलीफ कोई डर। एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ, डर अगर मन में अभी भी है तो इस एग्जांपल से क्लियर कर लेना। वही सेम कहानी है, इस बार थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर देता हूँ। 53 डिग्री का कोण ले लिया और 1 किलोग्राम का गुटखा ले लिया, ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने एक दीवार बना दी और बेटा जी एक रस्सी से इसको कनेक्ट कर दिया, बात समझ में आनी चाहिए, बहुत सिंपल है बेटा, है ना। बोलो कोई तकलीफ? मैंने बोला है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के जो जो कैलकुलेट कर सकता है वो कर ले। तुझे मान लीजिए ये दे दिया मैंने, तुझे मान लीजिए, तो तू क्या बोलेगा? सर हल कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना। अब यही तो है, थोड़ा 53 डिग्री जैसा लगे ना, थोड़ा फील आए, तो 53 डिग्री जैसा बना दो, 53 डिग्री जैसा बना दो। 1 किलोग्राम, ये है बेटा जी 53 डिग्री, तो नीचे की तरफ कितना आ जाएगा? mg 10 न्यूटन। अब m है 1 किलोग्राम, g का मान 10 ले ले तो 10 न्यूटन आ जाएगा। g का मान क्या लेने को बोल दिया? बोल दिया है g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ले लो बोल दिया मैंने। बेटा जी इधर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान n आ जाएगा, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। बोलो बेटा, बोलो बेटा। बेटा जी ये 53 है तो ये 53 डिग्री है, बोलो यार। तो बेटा जी ये कितना आ जाएगा? बोलो ये कितना आ जाएगा? 10 cos 53, और ये कितना आ जाएगा? 10 sin 53। कितना आ जाएगा? 10 cos 53, 10 sin 53। कहानी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, कहानी अभी बाकी है। संपर्क बिंदु पर बैठकर, अबे रस्सी नहीं दिख रही क्या तुझे? संपर्क बिंदु पर बैठकर क्या करेगा? सर छाता खोलना है, तनाव बल, तनाव बल। तो इधर एक बल और आएगा, दैट इज तनाव। साम्यावस्था की कंडीशन है, क्या कंडीशन है? साम्यावस्था की स्थिति है, दे रखी है सवाल में। साम्यावस्था की स्थिति है, इसका मतलब है कि लगने वाले सभी बलों का सदिश योग 0 होगा। इधर वाले आगे वाला बराबर पीछे वाला, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला। तो n का मान आ गया, n का मान आ गया। तो सविलंब प्रतिक्रिया बल पूछे तो 10 cos 53 डिग्री। तो उससे रस्सी में उत्पन्न तनाव पूछे तो 10 sin 53, 10 sin 53। अब समस्या यह है सर sin 53 और cos 53 नहीं आता, प्रॉब्लम है ना, क्योंकि पहले तो पढ़ाई नहीं करी हमने। कोई बात नहीं सर, ये 53 डिग्री, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये समकोण है, और ये 37 डिग्री है। सिर्फ sin 53 थीटा के सामने वाला लंब, लंब बटे कर्ण 4/3। तो बेटा जी t बराबर 10 × sin 53 4 बटे 5, 4/3 नहीं बेटा जी, 4/5 दूनी 10, 4 दूनी 8, t बराबर 8 न्यूटन। बल है ना तो न्यूटन में जाएगा। बेटा जी n बराबर 10 × cos 53 3/5। अरे सर ये तो 6 न्यूटन। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर n से n को काट दो, 6 बच जाएगा। 6 क्या है? 6 क्या? गधे घोड़े क्या है? 6 क्या है? आलू टिंडे भिंडी क्या लेके आए? 6 क्या है? अबे काट मत देना, मैं फिर बता रहा हूँ, काट मत देना। ये n है, ये न्यूटन है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। गलती से भी गलती मत कर बैठना, बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो चलिए ऐसे सवाल हल हो जाते हैं। अब छोटे छोटे सवालों को तो हल कर लिया करो यार, ये तो बेटा लल्लू सवाल है, बिल्कुल लल्लू, ठीक है। चलो एक और सवाल, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अच्छे सवाल की ओर।
हो गया, समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? कर लोगे? कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे? कर ले जाओगे। इसका कैसे बनाया अल्फा वाले का, और इसका कैसे बनाया बीटा वाले का। मैं फिर बता रहा हूँ, ज्यादातर सवाल आपके आनत तल पर आएंगे और आनत तल से ही परेशान करने की कोशिश करेंगे वो आपको, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है बेटा। सवाल सुन क्या दे रखा है, सवाल बहुत सिंपल है, बस डराने के लिए दे रखा है। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, सिर्फ डराने के लिए दिया गया है सवाल। मैं यही बना दूं क्या, तुझे देख ध्यान से फील आएगा बेटा जी। सबसे पहले तो रस्सी को पहचानो, क्या रस्सी एक ही है। देखो यहाँ से शुरू करो, अगर रस्सी बदल गई तो दो रस्सी है, नहीं बदली तो एक ही रस्सी चलती रहेगी। चली चली चली, फिर घिरनी से लपेट दी। घिरनी से भी तो लपेटोगे, अबे बेटा जी घिरनी से भी तो लपेटोगे। फिर घिरनी से लपेट रहे हो, सॉरी चल रही है, फिर घिरनी से लपेटोगे। सर पूरे रास्ते ऐसा लगा ही नहीं कि रस्सी बदली है, पूरे रास्ते ऐसा लगा ही नहीं कि रस्सी बदली है, अर्थात एक रस्सी है। और अगर एक रस्सी है तो एक तनाव है, एक रस्सी है तो एक तनाव है। बेटा जी जल्दी से खत्म कर लेते हैं कहानी को। तो बेटा जी अब देख, आनत तल का इसका बना रहा हूं, ये थीटा है, ये m1 है। तो बेटा जी नीचे की तरफ m1 जी इधर आ जाएगा, अविलंब प्रतिक्रिया बल n1, क्योंकि इधर का भी मुझे n2 लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने लिख दिया। बेटा जी ये एंगल थीटा है, तो घटक तोड़ेगा, m1 जी के लंबा टूटेगा। बेटा ऐसे एक्चुअली में मैं m1 जी इतना लंबा बनाऊंगा नहीं, अगली बार से यहीं तक रोक दूंगा। कहाँ तक रोक दोगे बता देता हूँ, मन में फिर वहम मत रखना। m1 जी को मैं बार बार इतना लंबा बनाऊंगा नहीं बेटा, मैं m1 जी को बस इतना बना के छोड़ दूंगा, तुझे अब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा m1 जी कॉस थीटा, m1 जी साइन थीटा। बात समझ में आई क्या? n हो गया। बेटा जी संपर्क बिंदु पर बैठकर क्या खोलना था, छाता खोलना था, छाता खोल दे, कहानी खत्म हो गई। ये हो गया बेटा जी पहले वाले का फ्री बॉडी डायग्राम, किसका, जिसका द्रव्यमान m1 है। अब ये तो द्रव्यमानहीन वगैरह है, इसको छोड़ कहानी को, है ना, इसको छोड़ कहानी को, ये फालतू में दे रखा है, इसको हटा देते हैं। चलो हाँ, अब बेटा जी m2 वाले की कहानी बहुत सिंपल है। m2 वाले तो बनाना, अबे m2 तो जमीन पर ही तो रखा है, बहुत सिंपल है, m2 ही तो है बेटा। नीचे की तरफ m2 जी, ऊपर की तरफ n2, संपर्क बिंदु पर बैठ जा, छाता खोल दे। देखो मैंने इतने सारे फ्री बॉडी डायग्राम बनवाए, अलग अलग केसेस करवा दिए सारे, ताकि बेटा जी तुझे समस्या ना आए, इसीलिए मैंने अलग अलग केसेस करवाए, अलग अलग वैरायटी, आनत तल है, फलाना है, ढिमकाना है। करना क्या है यार, बहुत सिंपल है यार, बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। पहले बताओ फ्री बॉडी डायग्राम में तेज हो गई, ज्यादा नहीं थोड़ा भी तो हो गई ना, तो मेरा काम चल जाएगा बेटा जी। ज्यादा नहीं थोड़ा भी हो गई तब भी मेरा काम चल जाएगा, बोलो। अब बेटा जी एक सवाल आपको मैं दे रहा हूँ, है ना, होमवर्क में करके आना, बढ़िया सवाल है, घबराने की जरूरत नहीं है। 10 किलोग्राम का द्रव्यमान 10 किलोग्राम का द्रव्यमान साम्य में है या साम्य अवस्था में है। किस में है बेटा जी? साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में है। तब T1, T2, T3 और T4 दिख रहे होंगे। T1 इस वाली रस्सी में तनाव है, T1 मैं बना देता हूं भैया, तुम्हें ना दिखे तो, इस वाली रस्सी में तनाव है T1। T2 इस वाली रस्सी का तनाव है, T3 इस वाली रस्सी का तनाव है, और T4 के लिए कौन सा कलर ले लें, ये वाला कलर ले लें। और T4 बेटा जी ये वाली रस्सी का तनाव है। ये समझ में आनी चाहिए बेटा, अरे बोल दे बेटा, क्लियर है? चलिए, और ये हमारा बिंदु है, ठीक है, और ये भी बिंदु है, बोलो। तो अब सारे एंगल दे रखे, मैंने चारों अलग अलग रस्सी बना दी ताकि तुझे समझ में आ जाए। T1 इस वाली रस्सी में है, T3 इस वाली रस्सी में, T2 इधर है और T4 इधर है। सॉल्व करो आराम से, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं। इस बिंदु का फ्री बॉडी डायग्राम और ए बिंदु का और बी बिंदु का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, बस ए बिंदु और बी बिंदु का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और बाकी समीकरण है, साम्य अवस्था की कंडीशन है, आगे वाला बल बराबर पीछे वाला बल, करना तुझे है, मैं करवाऊंगा इसको अगली क्लास में। ये सवाल तेरे होमवर्क का है। T1, T2, T3, T4 के मान ज्ञात करो। बेटा जी अगली क्लास में करवाऊंगा ये सवाल, मैं फिर बता रहा हूँ। एक और सवाल है बेटा जी, ये भी तू होमवर्क में लिख के लेके जा। अरेंजमेंट दे रखा है, एक गोला है बेटा जी, एक गोला दे रखा है m द्रव्यमान का, मान लेते हैं, और ये एक सतह है 30 डिग्री पर उठाई हुई है और ये सीधी है, समझ रहा है? तो तुझे बेटा जी ये Na ऐसे लगाएगी, Na समझ रहा है, A के द्वारा लगाया गया अभिलंब प्रतिक्रिया बल तो लंबवत लगेगा, और ये NB लगेगा, तो उससे Na और NB के मान पूछे। सतह A के द्वारा ऐसे लगाओ, सतह A के द्वारा लगाया गया अभिलंब प्रतिक्रिया बल, सतह A व B के द्वारा वस्तु पर लगाया गया अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्रमशः Na व Nb है। तब Na व Nb
के मान ज्ञात करो। बहुत बढ़िया बेटा, कोशिश करो करने की। यहाँ केंद्र ले लो ऐसे, या द्रव्यमान केंद्र ले लो, ठीक है ना बेटा जी। ये क्षैतिज के साथ ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना। गणित मेन है, एंगल क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा वो सब तुझे देखना है, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ बस। एक और सवाल है बेटा जेई का, जेई में आया हुआ है IIT जेई, है ना। उस जमाने में IIT जेई चलती थी, मतलब अब एडवांस नाम से है, वही बेटा पहले था। मतलब मैं ये मान ले कुल मिला के जेई एडवांस का सवाल है। कोशिश करना सवाल को करने की, बहुत आसान सवाल है, सिर्फ डराने के लिए दिए। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, ऐसे सवाल केवल और केवल डराने के लिए है। ये तेरे ऊपर निर्भर करता है कि तू चीजों को कैसे लेता है। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, सिर्फ डराने के लिए दिया है। थीटा का मान पूछा है, कौन सा वाला थीटा, ये रहा थीटा, ये थीटा पूछा है तुझसे, थीटा का मान क्या होना चाहिए। क्लियर है? चलिए बेटा जी, अब गति का प्रथम नियम द्वितीय नियम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बाकी रह गया तो कोई बात नहीं बेटा जी। अब हम कर लेते हैं क्विज। तो क्विज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, निम्न में किस स्थिति में बल की आवश्यकता नहीं होती। चलो अगला, 5 न्यूटन तथा 10 न्यूटन का परिणामी बल नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 5 का और 10 का। बेसिक है, कर सकते हो, बलों से उठाया है, कॉमन सेंस के सवाल है। अभी अच्छे सवाल लाऊंगा आपके लिए, पहले एक बार FBD सीख जाओ। FBD में महारत हासिल कर लो यार। चलो बेटा जी, कण की वृत्तीय गति तो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कण अगर वृत्ताकार पथ पर गति करता है ना बेटा जी, याद रख जाए तो यार उसके केंद्र की तरफ एक बल लगता है। अगर आपको याद हो तो, जिसको नाम देते हैं हम अभिकेंद्रीय बल। चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो वस्तु यहाँ पर हो, चाहे वो वस्तु यहाँ पर हो, यहाँ पर भी होगी तो भी बेटा हमेशा केंद्र की ओर एक बल लगाती रहेगी। यहाँ होगी तो बेटा जी हमेशा एक बल लगाती रहेगी। चलिए भले इसका वेग इस समय यहाँ चल रहा हो, उस समय तात्क्षणिक वेग है ये, मैं फिर बता रहा हूँ ये तात्क्षणिक वेग है। लेकिन बेटा जी हमेशा जो एक बल लगेगा ना, हमेशा जो एक बल लगेगा वो तो यार यही लगेगा केंद्र की ओर। तो बल तो लगता है पहला, तो बल की आवश्यकता नहीं होती। कण का त्वरण, अब जब त्वरण की बात कर रहे हैं तो F बराबर ma, द्रव्यमान कभी 0 हो नहीं सकता, और त्वरण अगर है तो बल 0 हो नहीं सकता। इफ a नॉट इक्वल टू 0, उन्होंने बोला है त्वरण स्थिर है, मतलब त्वरण 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है। और अगर त्वरण 0 नहीं है, m 0 हो नहीं सकता, तो बल तो 0 हो ही नहीं सकता। बल होगा, हमें पूछा नहीं होना चाहिए। कण की बेटा जी, कण के संवेग को स्थिर रखने में बेटा जी, क्योंकि संवेग होता है P बराबर mv, सी ऑप्शन, P बराबर mv द्रव्यमान गुना वेग। अब यही तो होता है mv। तो बेटा जी स्थिर रखने के लिए संवेग सदिश राशि है। अगर तुमने बल वगैरह नहीं लगा रहे हो तो बेटा जी दिशा में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि बल क्या कर सकता है, दिशा को भी परिवर्तित कर सकता है। और बेटा जी वेग है, नियत है, तो त्वरण 0 है बेटा जी, संवेग को स्थिर रखने के काम आएगा, कण की रेखीय गति में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी। तेरा 1983 में आया था बेटा जी एम्स में, कोई बात नहीं बेटा जी। 5 न्यूटन और 10 न्यूटन, एक F1 दे रखा है तुझे 5 न्यूटन का बल, F1 दे रखा है तुझे 5 न्यूटन, F2 दे रखा है तुझे 10 न्यूटन। बेटा जी तुझे पता है अगर तुझे मैक्सिमम चाहिए तो दोनों बलों को जोड़ दे, कितना आ जाएगा 15 न्यूटन। और अगर मिनिमम चाहिए तो दोनों को घटा दे, तो 10 - 5, F2 - F1 कर दे 5। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम इसी के बीच में घूमती है बेटा परिणामी जितने भी है। तो 5 और 15 के बीच में, 5 और 15, 5 से 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 मिनिमम है ना, 5 मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, अर्थात तेरा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 4 न्यूटन आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है। अबे 5 और 10 की, 5 और 15 के बीच में कौन नहीं आता? 4 नहीं आता, बाकी 3 ऑप्शन आते हैं। तो FBD बनाना सीखा, बहुत अच्छे से सीखा बेटा जी। रह गया तो रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, मत घबराइए, पर हमारा FBD बहुत अच्छे से बनाना सीख लिया है। अब बेटा जी जा रहे हो तो जाते जाते एक होमवर्क को लेके जाना, कोशिश करना होमवर्क को करने की। अगली क्लास में बेटा जी गति का प्रथम नियम